अस्सलाम वालेकुम क्लास। होप सो आप सब ठीक होंगे। तो फिफ्थ सेमेस्टर जोलॉजी में टेक्सोनोमी कोर्स हम देख रहे हैं। कल हमारी क्लास नहीं हो पाई। हमने कोशिश काफ़ी की। तो आप लोगों की क्लास के बाद जो क्लासेस ली गई उसमें आइडिया हुआ कि जो माइक है उसमें से मेरी आवाज़ तो जा रही है, लेकिन स्टूडेंट किसी की भी आवाज़ जो है वो मेरे पास नहीं आ रही। तो उम्मीद है कि सिस्टम क्योंकि सेम है कल वाला, तो आज मेरी आवाज़ आप लोगों को आ रही होगी। तो आपने जो भी बात करनी होगी आप जूम पे यहाँ मैसेज करेंगे, या जो भी आपसे बात पूछी जाएगी आपने जूम पे मैसेज करना है, क्योंकि आपकी जो वॉइस है वो मेरे पास नहीं आ रही। उसमें शायद इसकी कोई सेटिंग चेंज करनी पड़ेगी। तो आप स्टूडेंट कंफर्म कर दें, कोई एक दो, कि आपको मेरी आवाज़ आ रही है। उसके बाद हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। दैट्स गुड। तो गाइस, हमने जो प्रीवियस लेक्चर क्लास में पढ़ा था, पेज 157, और हमारी बुक है प्रिंसिपल ऑफ सिस्टमैटिक्स। इसके फर्स्ट पार्ट में हमने एनिमल एवोल्यूशन का कोर्स पढ़ा था, और इसके सेकंड पार्ट में हम टेक्सोनोमी पढ़ रहे हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है टेक्सोनोमी इन एनिमल साइंस। तो हमारा जो प्रीवियस टॉपिक था इस टॉपिक से पहले वाला, उस टॉपिक में पॉइंट 6 हमारा एक रह गया था। तो पॉइंट 6 में वैसे तो जब हम आप लोगों को ये टेस्ट के लिए या क्विज के लिए देंगे तो उसमें हमारी इस पर दोबारा डिस्कशन भी होगी, लेकिन फिर भी मैं उसका ओवरव्यू दे देता हूँ कि हमने कहा था कि बायोलॉजिकल कंट्रोल में जो वेस्प हैं वो एक मेजर जो है वो इंसेक्ट हैं, जो बाकी पेस्ट को डिस्ट्रॉय करने में बहुत हेल्पफुल होते हैं। क्योंकि ये इंसेक्ट पेस्ट को तो डिस्ट्रॉय करते ही करते हैं, इवन उनके जो एग होते हैं ये उन्हें भी नहीं छोड़ते, इवन उन्हें भी डिस्ट्रॉय कर देते हैं। और जब इंसेक्ट्स के बहुत सारे एग्स को डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा तो हमारी क्रॉप पे जो वो पेस्ट है उसका अटैक बहुत मिनिमम हो जाएगा और वो ना होने जैसा हो जाएगा। तो फिर इसमें क्योंकि हम उसमें हम इम्पोर्टेंस पढ़ रहे थे, तो इसमें हमें बताया गया है कि साइंटिस्ट ने स्टार्ट में हमें ये तो बता दिया कि जो वेस्प की स्पीशीज हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन इसमें भी सिस्टमेटिक्स ने हमें हेल्प किया है कि सारी की सारी जो स्पीशीज वेस्प की हैं वो हेल्पफुल नहीं है। बल्कि ये बड़ा ही डिफरेंशिएट करना उनके लिए मुश्किल था कि आखिर कौन सी स्पीशीज जो है वो बेस्ट है बायोलॉजिकल कंट्रोल के लिए। सॉरी। तो फिर इसमें हमें बताया गया है कि जो ट्राइकोग्रामा स्पीशी है वेस्प की, इसकी कैटेगरीज हैं, और बहुत सारे वेस्प स्पीशीज में से स्पेसिफिक हैं 3 या इसके नियर अबाउट, जो बायोलॉजिकल कंट्रोल में बहुत हेल्पफुल है। तो इसमें ये बताया गया, साथ में उन्होंने ये भी बताया कि जो हमारी प्रीवियस सिस्टमेटिक्स थी, यानी आज से 20 साल पहले की या उससे भी पहले की, वो उसका जो नॉलेज है अब उसे रिवाइज होना बहुत ज़रूरी है। तो हमें जो लिटरेचर मिल रहा है वो इनसफिशिएंट है। हम उस पर रिले करके अपना मुकम्मल वर्क नहीं कर सकते। तो लिहाजा हमें फिर ये करना होगा कि आज के दौर की कोई भी क्लासिफिकेशन या कुछ करना है तो प्रीवियस लिटरेचर को फॉलो नहीं करना होगा। हमें मॉडर्न जो क्लासिफिकेशन के टॉपिक्स होंगे या रिसर्च होगी उसे फॉलो करना होगा, या जोलॉजिकल इंटरनेशनल कोड ऑफ जोलॉजिकल नोमेनक्लेचर उसे फॉलो करना होगा।
तो अब आते हैं जी हम अपने आज के टॉपिक की तरफ, कि टेक्सोनोमी इन एनिमल साइंस। कि टेक्सोनोमी हमारी कैसे हेल्प करती है एनिमल साइंस में। तो उन्होंने हमें बताया कि 18th सेंचुरी में कैरोलस लीनियस ने इनकलाब बर्पा कर दिया स्पीशीज को नेम देने में। और स्पीशीज को नेम देना वाकई उसका बहुत अच्छा एक काम था, जिसमें उसने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर मैकेनिज्म इंट्रोड्यूस करवाया। और उसने डिवाइड कर दिया लिविंग प्लस नॉन लिविंग। क्योंकि अब ये टॉपिक थोड़ा इतना इजी है कि मैं इसे रिपीट नहीं करना चाहता, क्योंकि आप सबको पता है कि हमारी अर्थ पे दो ही चीजें हैं, एक एबायोटिक फैक्टर्स और एक बायोटिक फैक्टर्स हैं। जो बायोटिक हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसके 5 खानदान हैं, जिसमें मोनेरा है, प्रोटिस्टा है, एनिमेलिया प्लांटी, फंजाई, और इसके अलावा बाकी हर चीज एबायोटिक है। और आप एक बात जान लें कि जो एबायोटिक है वो कभी बायोटिक नहीं हो सकती, लेकिन जो बायोटिक है वो एबायोटिक हो सकती है। जब कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म डेड हो जाता है तो वो नॉन लिविंग कंसीडर किया जाता है फिर। तो लिहाजा आप ये माइंड में रख लें कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जब तक वो लिविंग है तब तक तो वो लिविंग है, लेकिन जब वो डेड हो जाता है तब वो भी नॉन लिविंग कंसीडर किया जाता है, उसकी बॉडी के तमाम पार्ट्स। तो कैरोलस लिनियस ने क्या काम किया, उसने कहा जी हमारी अर्थ पर 3 चीजें हैं, एक है एनिमल्स, एक है प्लांट्स और एक है मिनरल्स। और आपको पता है मिनरल्स नॉन लिविंग हो गए। आगे चलते हैं हम। तो एक तरह से ये 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन था, और ये तो सिर्फ आज से नहीं है, ये तो अरिस्टोटल के दौर से चल रहा है। तो लीनियस और क्या काम किया उसने, सीरीज ऑफ डिफरेंट लेवल्स ऑफ क्लासिफिकेशंस भी इंट्रोड्यूस करवाए, जिन्हें हम रैंक्स कहते हैं, और रिजल्टेड इन अ ट्री लाइक स्ट्रक्चर। और वो रैंक कौन कौन से हैं, वन बाय वन देखते हैं जी। सबसे पहले वो कहते हैं किंगडम है, और किंगडम को हम डिवाइड कर देते हैं तो ये डिवाइड हो जाता है क्लासेस में, यानी हम हायर रैंक से लोअर रैंक की तरफ चल रहा हूं। तो किंगडम क्लासेस में डिवाइड हो जाता है। अब वो क्लासेस क्या कह रहा है, अब जो आपने कॉर्डेट, क्योंकि इनवर्टिब्रेट और कॉर्डेट दोनों सब्जेक्ट पढ़ लिए हैं तो आपको क्लियरली पता है कि हम इसे कैसे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। तो क्लास की एग्जांपल्स उसने सच एज कहा है। अब देखें, आपको पता है कि फिश की क्लास स्पाइसेस है, और वो सिर्फ क्लास नहीं है, प्रिंसिपल क्लास है। लेकिन फिर भी उसने क्या किया, कॉमन नेम हमें बता दिए, उनके साइंटिफिकली क्लास के नेम नहीं बताया। वो कहते हैं सच एज फिश, मैमल्स, बर्ड्स। हालांकि ये एग्जैक्ट क्लास के नाम नहीं है, ये तो मेंबर्स ऑफ दैट क्लास हैं, यानी क्लास स्पाइसेस के मेंबर्स फिश हैं, क्लास एवीज के मेंबर्स बर्ड्स हैं, क्लास मेमेलिया के मेंबर्स जो है वो मैमल्स हैं। लेकिन उसने हमें सिंपली बता दिया कि फिश, मैमल, बर्ड्स ये सारी क्लास हैं। क्लास को फर्दर ऑर्डर में डिवाइड किया जाता है, ऑर्डर को फैमिलीज में, फैमिलीज को जेनरा में, और जेनरा इंटू स्पीशीज। ये नॉलेज तो उन्होंने हमें इजीली बता दिया। साथ में उन्होंने फिर से हमें बताया कि जो लिनियस ने सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया था बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का, उसमें किसी भी एनिमल को या ऑर्गेनिज्म को जो साइंटिफिक नेम दिया जाता था उसके 2 पार्ट्स होते थे, एक फर्स्ट नेम और एक सेकंड नेम। फर्स्ट नेम को जेनरिक नेम कहते हैं और सेकंड को स्पेसिफिक नेम कहते हैं। तो वो कहते हैं इसको लिखने के तरीके हैं। फॉर एग्जाम्पल वो कहते हैं डोमेस्टिक कैट्स, घरेलू जो पालतू बिल्ली होती है, उसका साइंटिफिक नेम है पिलस कैटस। वो कहता है कि अगर तो आपने अंडरलाइन नहीं करना तो इसे इटालियन में लिखना होगा, और इटालियन में उन्होंने लिख दिया। जेनरिक नेम का फर्स्ट जो लेटर है वो कैपिटल होगा, और जो सेकंड स्पेसिफिक नेम होगा उसका जो फर्स्ट लेटर होगा अल्फाबेट, वो होगा स्मॉल। अच्छी बात यह है कि उन्होंने जब कैट का साइंटिफिक नेम लिखा है तो साथ में उसका मीनिंग भी लिख दिया है कि आखिर जिस लैंग्वेज से भी हमने ये वर्ड लिए हैं इसका मीनिंग क्या है। तो उन्होंने मैंने बताया कि फिलस का मीनिंग जो है वो हैप्पी है, और हमारे पास कैटस मीन्स कैट, हैप्पी कैट्स।
और साथ में फिर से उन्होंने बता दिया कि आप अंडरलाइन भी कर सकते हैं, इटैलिसाइड भी कर सकते हैं। वैसे मुझे याद पड़ता है कि हमने आप लोगों को ये जो है वो रीडिंग के लिए भी असाइन किया था। तो होप सो आपने जब घर पे इसे पहले रीड कर लिया है तो हमारी जो लेक्चर की क्लास है वो आप लोगों के लिए काफ़ी इजी हो गई होगी। तो लीनियस सिस्टम जो क्लासिफिकेशन का था वो किस चीज़ पे बेस कर रहा था? वो बेस कर रहा था सिमिलैरिटी एंड डिफरेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने कहा कि बर्ड्स के मैमल्स के हेयर्स, स्नेक और फिश के स्केल्स, बर्ड्स के फीदर्स और विंग्स, लेग्स एंड फीट और फिन्स, ये वो फीचर्स थे जिसकी बेस पर क्लासिफिकेशन की थी लीनियस ने। प्लस बोन स्ट्रक्चर एंड समवट ऑन हैबिटेट्स। और लीनियस ने एज्यूम नहीं की थी थ्योरी ऑफ जेनेटिक्स। अब देखें 18th सेंचुरी में 1700 समथिंग में जो लीनियस का कंसेप्ट था उसने कभी सोचा नहीं था कि आगे चल के जेनेटिक्स भी कोई थ्योरी आएगी। लेकिन इसने काम बहुत अच्छा किया, लेकिन एक्सटर्नल फीचर्स की बेस पर। जबकि जेनेटिक्स तो टोटली इंटरनल अनाटॉमी में आ जाता है। तो जेनेटिक्स और इसकी तरह की बाकी साइंसेज उन दिनों नहीं थी। और जो रैंक्स सुजेस्ट किए गए थे वो डेवलपमेंट ऑफ स्पीशीज फ्रॉम अ कॉमन इंसेस्टर इस बेस पर सुजेस्ट किया गया था। इसी तरह कंसेप्ट ऑफ एवोल्यूशन इन क्लासिफिकेशन। तो जो पॉइंट 2 है पेज 158 पर, उसमें हमें बताया जा रहा है कि जो साइंटिफिक नॉलेज है वो डिमांड कर रहा है। साइंटिफिक नॉलेज क्या डिमांड कर रहा है? वो ये डिमांड कर रहा है कि जो पुराना कंसेप्ट था वो बहुत पुराना हो गया, इसे रिव्यू किया जाए। तो साथ में वर्ड फर्स्ट लाइन में यूज हुआ है रिकॉन्साइल। तो इसका मीनिंग आप लोग लिखेंगे अरेंज। रिकॉन्साइल मीन अरेंज। तो जो न्यू साइंटिफिक नॉलेज है वो डिमांड करता है टेक्सोनॉमी से कि वो अरेंज करे नेचर ऑफ स्पीशीज को फिर से। जो पहले नॉलेज डेवलप किया गया था वो किस बेसिस पर था? वो पेलियंटोलॉजी पर था, यानी फॉसल्स पर था। और जो फॉसल रिकॉर्ड है वो बड़ा ही कॉम्प्लेक्स रिकॉर्ड है, उसमें बहुत कॉम्प्लेक्सिटी है। लिहाजा जो ऑब्जर्वेशंस हम उससे ड्रा करते हैं तो उसमें हमें बताया जा रहा है कि हमें उसकी जो ऑब्जर्वेशंस है उसे कंबाइन करना पड़ता है किसी भी ऑर्गेनिज्म की जो है वो प्रोजीनी के साथ, नस्ल के साथ। देन नीडेड टू मेंटेन पॉपुलेशन। लेकिन इसमें एक और कंसेप्ट भी है, आगे वो लाइन दोबारा भी आएगी। वो कहता है कि पूरी दुनिया में ऑर्गेनिज्म जो प्रोड्यूस होते हैं तो उनकी प्रोडक्शन से, यानी वो जो बॉर्न होते हैं, बनते हैं, ऑर्गेनिज्म बहुत ज्यादा होते हैं। जब वो बहुत ज्यादा होते हैं तो क्या हमारी अर्थ के इतने रिसोर्सेज हैं कि वो सबको सपोर्ट कर सकते हैं? नो। हमारी अर्थ के रिसोर्सेज लिमिटेड हैं। पैदा होने वाले तमाम जानदारों को वो सपोर्ट नहीं कर सकती। लिहाजा जो बेस्ट सिलेक्टेड होते हैं वो सरवाइव करते हैं, बाकी सारे हमारी अर्थ से एलिमिनेट हो जाते हैं। किस मैकेनिज्म के जरिए? नेचुरल डेथ के जरिए, और इसे मोर्टेलिटी कहते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस में उन्होंने लिखा कि जो प्रोजनी आगे, नस्ल आगे कामयाब होती है और उसे अल्लाह ताला की तरफ से लाइफ मिलती है, वो सिलेक्ट होते हैं। और कैसे सिलेक्ट होते हैं? वो तो आगे पास ऑन हो जाते हैं, लेकिन जो नाकाम हो जाते हैं उनमें मोर्टेलिटी होती है। मोर्टेलिटी डेथ को कहता है, द वाई द प्रोसेस ऑफ डेथ। तो इस तरह एवोल्यूशनरी थ्योरी बनी और चार्ल्स डार्विन ने 1859 में इसका तज़किरा किया।
और वो आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है, ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज। रोल ऑफ हेरिडिटी इन क्लासिफिकेशन। हेरिडिटी का क्या रोल है? आपको एक बात हम बता दें कि ये जो हेरिडिटी है, जिसे मौरूसियत कहते हैं, ये दरअसल एक मैकेनिज्म है। और मैकेनिज्म क्या है कि जो हेरिटेबल करेक्टरिस्टिक्स होती हैं वो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जाती हैं बहुत सारी। तो इन करेक्टरिस्टिक्स को हम हेरिडिटरी करेक्टरिस्टिक्स कहते हैं, और इस अमल को पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जो है वो सिमिलर करेक्टरिस्टिक्स का जाना, ट्रांसफर होना, ये प्रोसेस ओवरऑल हेरिडिटरी कहलाता। तो ग्रीगर मेंडल 1822 टू 1888, वैसे ही आपको इसका जो लाइफ स्पैन है ये भी साथ याद करना पड़ेगा, क्योंकि जब टफ एग्जाम आते हैं तो उसमें इस तरह के एमसीक्यूज भी आ जाते हैं कि किसी भी साइंटिस्ट का लाइफ स्पैन क्या था। तो इसने वर्क किया जी प्रिंसिपल ऑफ हेरिडिटरी और इनहेरिटेड ट्रेड्स। इसने देखा कि बहुत से ट्रेड्स ऐसे हैं जो एंसेस्टर्स में भी हैं और उनके ऑफस्प्रिंग्स भी हैं, में भी हैं। आखिर इंटरनल ऐसा क्या कोड है जो इस चीज को इंश्योर कर रहा है कि बच्चों के जो ट्रेड्स होंगे वो अपने पेरेंट्स से मैच करेंगे? तो लिहाजा उसके वर्क ने, हिज वर्क वाज नॉट रीडिस्कवर्ड अंटिल द अर्ली 20th सेंचुरी। मेंडल ने जब अपना ये काम कर लिया तो उसके बाद बेचारा अपनी जिंदगी गुजार के चला गया, और उसके काम पर किसी ने उसे रीडिस्कवर्ड नहीं किया कि वो जाने कि क्या मेंडल ने काम ठीक किया था या नहीं किया था। लेकिन जब 20th सेंचुरी पे इस पे काम किया गया तो पता चला कि मेंडल तो बड़ा ही जीनियस था, उसने तो आउटस्टैंडिंग काम कर दिया, और उसने तो सारा ट्रेंड ही बदल दिया। और उस ट्रेंड का मतलब क्या था कि हम जो पेलियंटोलॉजी स्टडी करते थे, फॉसल्स को एज अ एविडेंस लेते थे, अब वहां से हम मूव कर गए हैं और अब हम जा रहे हैं जेनेटिक्स की तरफ। और हमारे एवोल्यूशन की टोटल बेस और हमारे जो क्लासिफिकेशन की टोटल बेस है वो जेनेटिक्स बनेगी, और किसके नॉलेज की बेस पर बनेगी? वो ग्रेगर मेंडल की नॉलेज की बेस पर बनेगी। तो इस तरह साइंस ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स वजूद में आई। और फिर इसके नतीजे में क्या हुआ, 1930 से 1950s में तमाम मोस्टली जो है वो ब्रॉड कंसेंसस हो गया कि जेनेटिक्स बेस्ट है क्लासिफिकेशन करने के लिए भी और एवोल्यूशन स्टडी करने के लिए भी। और इसमें उन्होंने बेसिक जो क्रेडिट था वो किसको दिया? इनडायरेक्टली तो जेनेटिक्स को मिला, लेकिन डायरेक्टली जो है वो मिला नेचुरल सिलेक्शन के कंसेप्ट को, जो डार्विन ने इंट्रोड्यूस करवाया था। क्योंकि नेचुरल सिलेक्शन की भी जो एविडेंस प्रूव हुआ था वो जेनेटिक्स की बेस पर जाकर हुआ था। तो न्यू कंसेप्ट ऑफ स्पीशीज। पहले तो हम सिर्फ स्पीशीज की बात कर लेते हैं। हमारी बायोलॉजी में एक स्पीशीज वो मेंबर्स होते हैं जो जिनके मेल और फीमेल मेंबर्स इंटरब्रीडिंग कर सकें। उनसे जो पैदा होने वाले ऑफस्प्रिंग हैं वो फर्टाइल हो, यानी जरखेज हो, वो आगे भी अपनी स्पीशीज की नस्ल पैदा कर सकते हैं। ये हमारा कंसेप्ट था स्पीशीज का, जो हम आजकल पढ़ रहे हैं दरअसल यही न्यू कंसेप्ट ऑफ स्पीशीज है। और इसमें हमें बताया गया है कि जो स्पीशीज ऐसा कर सकती हैं, जो एक ही ग्रुप आपस में जो है वो इंटरब्रीडिंग कर सकता है, वो एक स्पीशिया। जो आपस में कर सकते हैं वो एक स्पीशिया, जो आपस में नहीं कर सकते वो एक दूसरे के लिए डिफरेंट हैं, लेकिन वो अपनी स्पीशीज के लिए फर्टाइल है। साथ में उन्होंने कहा कि सम टाइम ऐसा होता है कि हाइब्रिडाइजेशन हो जाती है, टू डिफरेंट स्पीशीज का एक्सीडेंटल इंटरब्रीडिंग जो है, उससे एक ऑफस्प्रिंग तो बनता है लेकिन वो फर्टाइल नहीं होता, क्योंकि उसकी आगे बनने वाली कोई नस्ल का चांस नहीं है। तो लिहाजा वो हमें बता रहे हैं कि ऐसे इंडिविजुअल हाइब्रिड्स कहलाते हैं, उनकी अपनी कोई स्पीशी नहीं होती और उन्हें स्पीशीज का रैंक दिया भी नहीं जा सकता। और साथ में अगर ह्यूमन बीइंग्स असिस्ट करें, खास तौर पे इंटर स्पेसिफिक जो है वो इंटरब्रीडिंग, तो इससे हाइब्रिड्स तो बनेंगे। लेकिन वो हमें बताया जा रहा है कि ये एनिमल्स में प्रैक्टिस नहीं है, लेकिन प्लांट्स में ये प्रैक्टिस है कि हम जो है वो डिफरेंट स्पीशीज ऑफ सीड्स और प्लांट्स का आपस में जो है वो क्रॉस करवा के हम सीड्स की ऐसी वैरायटी बनाना चाह रहे हैं जो हमारी अर्थ पर पहले से वो प्लांट्स हैं ही नहीं।
तो जब हम प्लांट्स में ये काम कर लेते हैं तो प्लांट्स में एसेक्सुअल जो है वो रिप्रोडक्शन के जरिए भी सीड्स बनते हैं। और जब वो बनते हैं तो हम पूरी दुनिया में एक नई प्लांट्स की जो है वो फॉर्म इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। अब प्लांट्स को जो है वो हाइब्रिड जो फॉर्म होगी, क्या उसे हम न्यू स्पीशीज कहेंगे या नहीं कहेंगे, ये एक डिबेट है। इस पर मजीद भी बात की जा सकती है। आगे चलते हैं हम। मॉडर्न टेक्निक्स टू क्लासिफाई एनिमल्स। गर्ल्स, आप मेंशन करें कि जहां तक अभी हमने पढ़ लिया है, क्या यहाँ तक आप लोगों को क्लियर है या कोई बात है जो आप क्वेश्चन करना चाहते हैं? या आप जूम पे मैसेज पे मेंशन करेंगे, क्योंकि आप लोगों की वॉइस मुझे नहीं आ रही। अलिशा, आपको समझ आ गया बेटा, जहां तक हमने पढ़ लिया? नो मैसेज फ्रॉम अलिशा। फातिमा बेटा, आप मेंशन करें। आपको लेक्चर समझ आ गया? नो रिस्पॉन्स। हेमन बेटा, आप बताएं। गुड, वेरी गुड। आगे चलते हैं गर्ल्स। मैं कोशिश करता हूँ कि हमारे पास दो जो हेडिंग्स रह गई हैं इसे हम कुछ ही मिनट्स में वाइंड अप करें, क्योंकि आप लोगों की नेक्स्ट क्लास भी होगी। तो हमें बताया जा रहा है कि जब माइक्रोस्कोप इन्वेंट हो गई तो इससे बहुत सारी चीजें आसान हो गई। हम जो चीजें पहले एक बड़े पर्सपेक्टिव में देखते थे, अब जब हम उन्हें माइक्रो लेवल पर देखने लग गए हैं, थोड़ा सा बहुत रेजोल्यूशन के साथ, तो हमें चीजें काफी क्लियर होने लग गई, इंटरनल मॉर्फोलॉजी में भी और एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी में भी। तो इस चीज से हम क्या कर सकते हैं? हम स्पीशीज को क्लासिफाई कर सकते हैं ग्रेटर सर्टेनिटी के साथ। और सर्टेनिटी क्या होगा जी? बिलीफ, श्योरिटी। यानी बेस्ट एक्यूरेसी के साथ। तो लिहाजा हमें बताया जा रहा है कि जो राइबोन्यूक्लिक एसिड आरएनए होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, वो जो है हमारे लिए एक गेम चेंजर है। वो कैसे गेम चेंजर है? हम आपको ये बात बता दें कि जब आप 7th सेमेस्टर में डेवलपमेंटल बायोलॉजी पढ़ेंगे तो उसमें आपको ये पता चलेगा कि जब फर्टिलाइजेशन हो रही होती है तो उसमें मेल और फीमेल गैमीट्स जो आपस में फ्यूजन हो रहा होता है, उसमें जो मेल मेंबर होता है उसमें सिर्फ दो चीजें आती हैं। उसमें जो है वो एक सिर्फ न्यूक्लियस आता है, और न्यूक्लियस के साथ जो है वो हमारे पास एक और ऑर्गेनेली है माइटोकॉन्ड्रिया, जो इसमें इनटेक होता है। और बाकी जितने भी ऑर्गेनेलीज हैं वो सिर्फ और सिर्फ मदर जो गैमीट होता है उसके होता है। और जो मैंने माइटोकॉन्ड्रिया मेंशन किया है, होप सो जब आप ये पढ़ेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। शायद इसके अलावा जो है वो एक ऑर्गेनेली इसके अलावा हो, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं पड़ रहा, लेकिन ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है, फॉर एग्जांपल हम ये इमेजिन करते हैं कि ये फीमेल मदर के मीट से आता है। अगर आता है तो अगर हम आज
कि आरएनए किसी भी स्पीशी का ले लें, तो ये बात तो आप बिल्कुल ही जहन में रख लें कि फर्टिलाइजेशन के दौरान जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसका तो मेल कैरेक्टर से कोई ताल्लुक ही नहीं है, वो हमेशा मदर से होता है। जब होता है तो हम उसमें होने वाली जो स्लो म्यूटेशन है, अगर उसका रेट हम डिटेक्ट कर लेते तो हमें ये आइडिया हो जाएगा कि दरअसल इस स्पीशी के अंदर जो कितनी म्यूटेशंस हो गई हैं माइटोकॉन्ड्रिया के आरएनए में, और अगर हमें ये पता हो कि आरएनए कितने कांस्टेंट वक्त के बाद खुद को म्यूटेट करता है, तो हम ये बात पता चला सकते हैं कि ये स्पीशीज कितनी पुरानी है। तो वो कहता है कि हम राइबोन्यूक्लिक एसिड यानी आरएनए माइटोकॉन्ड्रिया में उसकी स्टडी करके चीजों को और अच्छे से क्लियर करके नए नॉलेज को हम डिस्कवर कर रहे हैं। और इससे हमें क्या पता चला है? पेज 159 फर्स्ट लाइन, व्हेन दे डाइवर्ज फ्रॉम अ कॉमन इंसेस्टर। स्पीशीज वो कहता है कि रिलेटेड हैं क्योंकि ये कॉमन इंसेस्टर से डाइवर्ज होती हैं, यानी इवॉल्व होती हैं, ब्रांच ऑफ होती हैं, रेडिएट होती हैं। तो हमें बताया जा रहा है नेक्स्ट पैरा में, assessment of individual genes give even more power to ascertaining, word ascertaining means make sure, एवोल्यूशनरी थ्योरी। वो कहता है जब हम अकेले अकेले जीन को पढ़ते हैं, बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, लेकिन ये हमारे लिए बहुत हेल्पफुल है। इससे क्या होता है कि हमें ये श्योर हो जाता है कि आखिर कौन सी स्पीशीज आपस में मैच हो रही हैं। तो इसमें हमें बताया जा रहा है कि जो है वो साइंस हमारी या बायोलॉजी डीएनए और आरएनए का जेनेटिक मेकअप जो है वो डिफरेंट स्पीशीज का बिल्ड कर रही है, और साइंस ने इसमें बहुत अच्छी कामयाबी भी हासिल कर ली है। जब ये सारा कुछ मुकम्मल हो जाएगा तो तमाम स्पीशीज के डीएनए और आरएनए को कंप्यूटर की हेल्प से आपस में मैच कराया जाए, और जब वो मैच कर जाएंगे तो मैच करने के बाद हमें पता चल जाएगा कि कौन सा ऑर्गेनिज्म का जेनेटिक मेकअप किस दूसरे ऑर्गेनिज्म से बहुत ज्यादा मैच करता है और वो उनसे क्लोजली रिलेटेड होंगे। रिवीजन ऑफ कंसेप्ट ऑफ स्पीशीज, तो हमें बताया जा रहा है कि आज हमारे पास लिटरेचर है, नॉलेज है, उसमें बहुत ड्रॉबैक्स हैं। क्या ड्रॉबैक्स हैं? कुछ के तो वो कहता है कि टाइप स्पेसिमेंस ही नहीं है। फॉर एग्जांपल, मैं आज जो है वो एक ऐसा एनिमल ले आता हूं, फॉर एग्जांपल मैं एलिफेंट ले आता हूं, उसका जो लाइफ स्पैन है फॉर एग्जांपल 80 साल उसकी उम्र है। मैं जो भी काम करूंगा वो 80 साल तक तो मेरे पास स्पेसिमेन मौजूद है, कोई भी उसे ऑब्जर्व कर सकता है। लेकिन 80 साल के बाद जब वो स्पेसिमेन डेड हो जाएगा, तो मेरी रिसर्च के लिए वो हमें बताया जाएगा ये बात कि जी आपका तो स्पेसिमेन ही आपके पास नहीं है, तो लिहाजा आपका नॉलेज अब डाउटफुल है। तो हमें बताया जा रहा है कि जिस स्पेसिमेन यानी ऑर्गेनिज्म पर रिसर्च की जाती है, जब वो डेड हो जाता है तो फिर हमें समटाइम डाउट पड़ जाते हैं कि क्या अब भी आपका किसी का रिसर्च साइंटिफिक नॉलेज सेम रहेगा या चेंज तो नहीं हो गया। तो हमें बताया जा रहा है कि दरअसल जो हमारा पुराना टेक्सोनॉमी का लिटरेचर है, स्टडी है, नोट्स हैं, बुक्स हैं, उसमें जो नॉलेज है अब वो थोड़ा पुराना हो गया है, क्योंकि अब न वो रिसर्चर्स भी नहीं रहे, उनका जो जिस स्पीशीज पर वर्क किया था उनके मेंबर्स तो हैं, लेकिन वो रियल मेंबर्स नहीं हैं जिस पर काम किया गया था। तो लिहाजा अब हमें दोबारा इस पर जो है वो वर्क करके एक नया जो है वो रिसर्च डेटा बिल्ड किया जाएगा, और जेनेटिक बेसिस पर और स्ट्रॉन्ग बायोलॉजिकल फील्ड की बेसिस पर, तो वो हमें बहुत हेल्प करेगा और हम बिल्कुल मॉडर्न और न्यू नॉलेज जो है वो डेवलप कर सकते हैं टेक्सोनॉमी में। तो एट द स्पीशीज लेवल एंड इन हायर रैंक्स देयर हैव बीन न्यूमरस रीनेमिंग्स एंड री रैंकिंग्स। और जब हम न्यू रिसर्च करेंगे तो हमें जरूर ये बात पता चलेगी कि हमें तो इसके अंदर बहुत सी चेंजेस करनी है। उसमें जो है वो हायर रैंक्स के अंदर भी रैंक्स चेंज होंगे ऑर्गेनिजम्स के, और बहुत सी स्पीशीज के रीनेमिंग भी होगी। ये कब होगा? जब हम पुराने लिटरेचर से आगे नया लिटरेचर बनाकर शिफ्ट करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, होप सो आप लोगों को आज का ये पूरा टॉपिक समझ आ गया होगा। तो जब आज आप लोगों की क्लासेस मुकम्मल हो जाएंगी, तो इसमें कुछ भी याद करते हुए या आपके क्वेश्चन हो तो आप ग्रुप में वॉइस कर सकते हैं, तो हम व्हाट्सएप ग्रुप में आपको वॉइस करके उस आपके क्वेश्चन का आंसर करेंगे। तो टेक केयर, और अपनी जो है नेक्स्ट क्लास आप लोग ज्वाइन करें। इंशाल्लाह कल हम फिर से क्लास ज्वाइन करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर, अल्लाह हाफिज। और मेंशन कर दें कि हमारा पूरा लेक्चर आप लोगों को समझ आ गया, तो आप यहाँ मैसेज में मेंशन कर दें। थैंक यू सो मच।